हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मौर्य वंश के बारे में है। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और क्या परिस्थितियां रही इस मौर्य वंश के स्थापित होने में। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो मगध का उत्कर्ष जब होता है तो कई राजवंश मगध पर शासन करते हैं और इन राजवंशों का जो क्रम था उसके लिए एक ट्रिक आपको बताई थी, हसीना मशुक्सा। तो इस हसीना मशुक्सा ये मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है, जिसमें ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और ना से नंद वंश। तो हमने पिछले वीडियो में नंद वंश तक पढ़ा था, जहाँ पर शासन अंतिम राजा जो था घनानंद के द्वारा किया जा रहा था इस मगध के क्षेत्र में। तो यहाँ पर मगध के क्षेत्र में नंद वंश का शासन है और इसके बाद ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से भारत पर ईरानी आक्रमण हुए और फिर उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ। तो यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर, जो कि मकदूनिया का शासक था, उसके पिता फिलिप थे। उसके द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया और उसने भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया और अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को यहाँ का सत्ता सौंप करके वापस चला जाता है, जहाँ पर बेबीलोन में इराक में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब उसके आगे की आज हम कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह इस मौर्य वंश का उदय होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चलिए, मगध में यहाँ पर शासन है नंद वंश का, यहाँ का शासक है घनानंद और इस घनानंद से बदला लेकर के कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं, मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें जो मिलती है वह साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों से मिलती है। साहित्यिक स्रोत के क्रम में अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य था, और विष्णुगुप्त, जिनका नाम था, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन सभी नामों से एक ही व्यक्ति को जाना जाता था, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और इस अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका पुराणों से भी जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस, बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। तो आइए पहले बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या जानकारी मिलती है। इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र में राजनीतिक जीवन के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में जो है प्रकाश डाला गया है कि मौर्य वंश में किस तरह का लोक प्रशासन या फिर राजनीतिक जीवन था। इसके बाद इंडिका की अगर हम बात करें तो इंडिका मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इंडिका से हमें जो जानकारी मिलती है उससे मौर्य वंश की काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके बाद पुराणों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी, तो मुद्रा राक्षस में भी मूलतः किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना होती है कि जो है चाणक्य, जो कि इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और चाणक्य की बेइज्जती घनानंद के द्वारा की गई थी, जो कि मगध का शासक था। और इस घनानंद से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक कुटिल प्रयोजन से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जाता है और मगध पर हमला करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और इस नंद वंश को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसकी जानकारी जो मुख्य रूप से मिलती है वह मुद्रा राक्षस से ही मिलती है और इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी इस मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद पुरातात्विक अगर साक्ष्यों में बात करें तो अशोक के अभिलेख, जहाँ से अशोक की बेसिकली अशोक के जो काल की जानकारी मिलती है, लिपि की, भाषा की, और अशोक के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ से इसके नाम का उल्लेख मिलता है। इसके जो है 13वें शिलालेख में इसके कलिंग युद्ध का, किस तरह से युद्ध के बाद वह धम्म घोष को अपना लेता है, इसकी जानकारी मिलती है। भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड, इन सभी जगह से जो कि राजप्रसाद का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने,
एक बड़े राजप्रसाद जिसके अवशेष आज भी पाटलिपुत्र में उपस्थित हैं। तो इन सभी से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से और पुरातात्विक स्रोतों दोनों से मिलती है। साहित्यिक स्रोत में हमने देखा कि मुख्य रूप से ये सभी पुस्तकों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और पुरातात्विक स्रोतों में हमने देखा, वहीं अर्थशास्त्र से हमने देखा कि किस तरह की जानकारी मिलती है। इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई, इंडिका, इसकी रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई। पुराणों से भी इसकी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना उसके विशाख दत्त के द्वारा की गई। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थापना के संबंध में कि किस तरह से इस मगध वंश की, जो मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है, वो किस तरह से होती है। तो ये एक कहानी पहले समझते हैं। जो चाणक्य थे, यह पहले घनानंद के यहाँ रहते थे, और घनानंद जो कि काफ़ी क्रूर शासक था, तो उसके प्रशासन से उसकी जनता भी काफ़ी दुखी थी। मगध साम्राज्य उसके प्रशासन से काफ़ी दुखी था, और इस घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी। तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। राजनीतिक जो है जीवन के बारे में बताया, और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उन्होंने इस मगध पर हमला करके इस नंद वंश के शासन को समाप्त कर दिया और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो और इसी की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से ही मिलती है विशेष रूप से। तो इसकी स्थापना के संबंध में हमने क्या देखा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इनकी सहायता से नंद वंश के शासक को हराया गया और इस मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे कि मौर्य वंश में जितने शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका पुत्र बिंदुसार, और फिर उसका पुत्र अशोक, फिर अंतिम शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 शासकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रमुख प्रश्न जहाँ से बनते हैं वो सभी बिंदु मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो एक एक आपके लिए बिंदु महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 ईसा पूर्व में शासक बना और 298 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि शूद्र था, लेकिन कहीं कहीं इसे क्षत्रिय कहा गया है, और क्षत्रिय बौद्ध और जैन ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन मुद्रा राक्षस और पुराणों आदि में इसे शूद्र कहा गया है। तो इसके जाति के संबंध में काफ़ी मतभेद है कि यह क्षत्रिय थे या शूद्र थे, लेकिन ज़्यादातर जो मिलते हैं साक्ष्य वह इसके शूद्र होने के मिलते हैं। सिर्फ बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसके क्षत्रिय बताया गया है। इसके बाद यूनानी जो लेखक थे जस्टिस स्ट्रेपो, इन्होंने सेंड्रोकोडस नाम से एक राजा का उल्लेख किया था। वहीं एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोडस के नाम से उल्लेख किया था। तो यहाँ ये जानकारी नहीं थी कि यह सेंड्रोकोडस और एंड्रोकोडस यह चंद्रगुप्त मौर्य ही है या और किसी राजा के बारे में। तो यूनानी साहित्य में इसका नाम सेंड्रोकोडस और एंड्रोकोडस नाम मिलता है। इसके बाद इसका जो नाम पहचान मिली, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहचान की गई, तो यह सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहचान की कि यह सेंड्रोकोडस और एंड्रोकोडस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो सबसे पहले अगर किसी ने पहचान की चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में तो सर विलियम जोन्स ने की थी, और इन्होंने ही बताया कि यह एंड्रोकोडस और सेंड्रोकोडस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वह सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। उसका सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर अपनी सेना को वापस लेकर के भारत से लौटा, तो उसकी जो नेवी सेना थी या फिर कहें जलीय मार्ग से जो सेना गई थी, तो जलीय मार्ग से जो सेना गई थी उसका सेनापति था निर्याकस,
और जो स्थल मार्ग से गई थी, तो उस स्थल मार्ग वाली सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। लेकिन वापस लौटते समय सेल्यूकस निकेटर को यहाँ की सत्ता सौंप करके जो उसने विजित प्रदेश किए थे, जीते थे, सिकंदर इस मार्ग से वापस लौटा और इस बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो स्थल मार्ग से वापस जाते समय सेना का नेतृत्व किया था सिकंदर ने, और इन प्रदेशों को इनकी सत्ता सौंप करके गया था सेल्यूकस निकेटर के हाथ में। तो अभी भी यहाँ का शासक, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र का शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक बना मगध का, तो इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतने के क्रम में इसका सेल्यूकस से युद्ध हुआ, और सेल्यूकस से इसने 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद सेल्यूकस निकेटर को इसने युद्ध में हरा दिया, और बदले में उसे सेल्यूकस निकेटर ने एक उससे संधि हुई, और इस संधि के तहत उसने मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक दार्शनिक था, उसने एक दार्शनिक दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए, और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने और क्या दिया? 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा, और एक वैवाहिक रिश्ता सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ। तो इस संधि के तहत ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ दिया जाता है, मेगस्थनीज पहले कहाँ रहता था? तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में, और बाद में जब सेल्यूकस से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को देते हैं, और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संपूर्ण भारत पर, जो कि यहाँ अफगानिस्तान, ईरान से बॉर्डर बनाते हुए भारत के यहाँ इस क्षेत्र तक पूरा, और दक्षिण में कर्नाटक क्षेत्र, जहाँ पूरे भारतीय साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया, जो कि पूरे भारत को एकीकृत करने में सबसे सफल माने जाते हैं। और कहा जाता है कि यहीं से एक सुदृढ़ राजनीतिक शासन की शुरुआत हुई, लोक प्रशासन सुदृढ़ हुआ, और यहाँ पर सबसे बड़ा इसका कारण था कि सत्ता का जो शासन था वह केंद्र में था, और केंद्र में कौन था? राजा। तो सारी शक्तियाँ केंद्र में थी, और केंद्र से ही शासन संचालित होता था। इसके बाद जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कहा गया है कि जस्टिन और प्लूटार्क ने कहा है कि इसके पास 6 लाख सेना थी, और इसने इस 6 लाख सेना की सहायता से पूरे भारत को जीत लिया, और एक छत्र राज्य स्थापित किया, भारत का एकीकरण किया, और एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था अपनाई। वहीं जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है, और ऐसा कहा जाता है कि जब मगध में नंद वंश का शासन था, तो उस समय मौर्य वंश की स्थापना से पहले चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिले थे, और उन्होंने सिकंदर से सहायता मांगी थी। हालांकि इसके ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और इसको ज़्यादा नहीं माना जाता इतिहास में, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। इसके बाद 298 BC में जब भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म के दिगंबर पंथ के नेतृत्व कर रहे थे, उसके हेड थे, और जब वह श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, उसी समय 298 BC में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से, या फिर जिसे संथारा विधि कहा जाता है, संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं। और यह पूछा जाता है कि अगर यह किस धर्म से थे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो यह जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म से प्रभावित थे, और इन्होंने जैन धर्म के द्वारा ही, जो कि जैन धर्म की एक पद्धति है, ऐसा माना जाता है कि इसमें संलेखना विधि से प्राण त्यागने को बताया जाता है, जिसमें भूखे रह करके एकांतवास किया जाता है और प्राण त्यागे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से मृत्यु प्राप्त की। तो यहाँ से हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझा
कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस से हुआ था। इसके नाम जो मिलते हैं यूनानी साहित्य में, और चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में शूद्र कहा गया, मुद्रा राक्षस में शूद्र बताया गया। इसे क्षत्रिय सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैन ग्रंथों में बताया गया है। और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से इस मौर्य वंश की स्थापना की और पूरे भारत का एकीकरण किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बनते हैं। इनकी मृत्यु के बाद राजा कौन बनते हैं? बिंदुसार। और यह 298 BC से 273 BC तक राजा रहते हैं। बिंदुसार को इतिहास में अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो अमित्र घात, या फिर ऐसे आ जाता है कि अमित्र घात के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो बिंदुसार। और बिंदुसार को जिसे शत्रु विनाशक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो बिंदुसार। ये दो नाम इसके उपनाम हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। अमित्रघात जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। इसी के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर से जीता था, तो वहाँ पर तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और यहाँ पर राजा की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन प्रदेशों को जीता था उन्हीं प्रदेशों में विद्रोह हुए, और ये विद्रोह हुए बिंदुसार के समय में, और राजा की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया गया। तो बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जहां सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा और पूर्णतः इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। इसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, और अशोक ने इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि अशोक में शासन करने की और लोक प्रशासन राजनीतिक की जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है और एक कुशल शासक बन सकते हैं। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे वो किसके समय में हुए थे? बिंदुसार के समय में। उसने किसको भेजा था? तो अपने बड़े पुत्र सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। इसके बिंदुसार के अन्य शासकों से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने कुछ मांग की थी, एक पत्र भेजा था, और इस मांग में उसने क्या मांगे रखी थी? सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक। ये 3 चीज़ें उसने सीरिया के शासक एंटियोकस से मांगी थी। और एंटियोकस ने क्या मांग स्वीकार की और क्या उसने मना कर दिया? तो उसने सूखे अंजीर भिजवाए, अंगूरी शराब भिजवाई, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि उसका मानना था कि हमारे यहाँ की परंपरा में दार्शनिक भेजना गलत है। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंटियोकस ने कौन सी मांग स्वीकार की थी? तो उसने सूखे अंजीर भेजे थे, अंगूरी शराब भेजी थी। कौन सी मांग उसने नहीं मानी थी? दार्शनिक उसने नहीं भेजे थे। और मिस्र के राजा से भी इसके अच्छे संबंध थे। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, तो कई बार इसका नाम मिलेगा टालमी द्वितीय, कई बार सिर्फ फिलाडेल्फस लिखा मिलेगा, जो कि एक ही नाम है। तो मिस्र के राजा टालमी द्वितीय या फिर फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डायनोसिस जो राजदूत आया था वह बिंदुसार के दरबार में आया था। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से एक दार्शनिक आया था। तो बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस आया था, और कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। किस राजा ने भेजा था? तो टालमी द्वितीय ने भेजा था। इसके बाद यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं जो महत्वपूर्ण थे, पूछे जाते हैं बार बार। इसके बाद अशोक के संबंध में पढ़ते हैं, जो कि 273 BC, ये राजा तो बनते हैं 269 BC में, और इनका शासन रहता है 232 BC तक।
तो राजा 269 BC में बनते हैं, जबकि बिंदुसार 273 BC में ही इनका शासन ख़त्म हो जाता है। तो ये 4 वर्ष जो गैप है, ऐसा माना जाता है, कई साहित्य में बताया जाता है कि इन 4 वर्षों में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध में शासन के सत्ता के संदर्भ में कई संघर्ष हुआ और भाई भाई के बीच इन संघर्षों के फलस्वरूप अपने 99 भाइयों को मार करके अशोक राजा बनते हैं। हालांकि इस तथ्य को कई साहित्य नहीं स्वीकारते हैं, कई इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। और एक कहानी यह भी है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार करके सत्ता प्राप्त की थी। तो अशोक 269 BC में राजा बनते हैं, 269 BC में, और 232 तक यह राजा रहते हैं। तो 269 BC में राजा बना, जो इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक का जो नाम मिलता है कि इसका नाम कहाँ से मिलता है, इसका उल्लेख तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। वहीं इसके जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में मास्की और गुर्जरा अभिलेख से इसका अशोक नाम मिलता है। अभिलेखों में इसे देवनाम प्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देवनाम प्री जो नाम है यह अशोक का नाम है। और 13वें शिलालेख में इसके इस कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 BC में 9वें वर्ष सत्ता पर बैठने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद 8 वर्ष इसने शासन किया और 9वें वर्ष इसने कलिंग पर चढ़ाई कर दी, जो कि वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें इसने युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन इसने देखा कि इसमें लाखों लोग मारे गए और रणभूमि इसने रोते बिलखते लोगों को देखा और इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसने धम्म घोष को अपना लिया। तो यह पहले भेरी घोष के बाद इसने धम्म घोष को अपनाया, यानी युद्ध नीति को छोड़ करके यह शांति के मार्ग पर इसने चलना स्वीकार किया। तो ऐसा पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म का मार्ग कब अपनाया, तो कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष को अपनाया। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उपगुप्त नाम के भिक्षुक से इसने दीक्षा ली, जो कि बौद्ध धर्म का था। तो बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ले करके यह इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास भी करता है। और अशोक के काल में ही बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो क्या प्रयास किए इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में? इसने कई शिलालेख बनवाए, कई शिलालेख जनता के बीच इसने स्थापित करवाए, जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें लिखी थी ताकि लोगों में शांति फैल सके। और ऐसा कहा जाता है कि इसने अपनी पुत्री संघमित्रा को दक्षिण में श्रीलंका में भेजा था इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो आज भी बौद्ध धर्म कई देशों में फैला हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को कब अपनाया अशोक ने, तो कलिंग युद्ध के बाद। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जो कि 185 BC में इस मौर्य वंश का शासन समाप्त हो जाता है। अशोक के कई वंशज हुए इसके बाद, लेकिन इतना कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ जो कि इस शासन को, इतने बड़े साम्राज्य को चला सके। और अंततः 125 BC में इस वंश का अंत हो जाता है, जिसका अंत उसके एक मंत्री ने ही, जो कि उस सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, जो कि इस मौर्य वंश में ही बृहद्रथ के समय में सेनापति था। तो मौर्य वंश का अंत किसने किया? इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और अंतिम राजा के रूप में कई प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से, तो बृहद्रथ याद रखिएगा। तो आज हमने मौर्य वंश के संबंध में पढ़ा कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, उसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसकी स्थापना के संबंध में कि घनानंद को पराजित करके किस तरह मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, और इसके गुरु चाणक्य रहते हैं, चाणक्य नीति के तहत यह विजय प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में पढ़ा, इसके बाद बिंदुसार के संबंध में, और फिर अशोक के संबंध में। तो आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।